शो में। IMF की रिपोर्ट, पाकिस्तानी मईशत का हकीकी चेहरा बेनकाब। बैरूनी कर्जों का हजम 103 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। मुल्क कर्जों की दलदल में धंस गया, जिम्मेदार कौन? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान के कर्जे बढ़ बढ़कर आखिर उस हद तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर हर पाकिस्तानी शायद 1 लाख से ऊपर रुपए से मकरूज। लेकिन फिगर्स की बात करें तो IMF का जो पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है सामने, उसमें $103 बिलियन की बात की जा रही है कि जून 2019 तक पाकिस्तान के कर्जे पहुंच सकते हैं। ये हैरानकुन और अलार्मिंग फिगर्स हैं। लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से, तर्जुमान की तरफ से कहा जा रहा है कि डेट टू GDP रेशो के हिसाब से हम अभी भी रीजनल कंट्रीज के मुकाबले में या बैनुल-अक़वामी फोरम्स या दूसरे ममालिक के मुकाबले में हम बेहतर या मुस्तहकम पोजीशन पर हैं। इस सिलसिले में वो जापान की मिसाल दे रहे हैं जहां शायद ये रेशो 200% से ज्यादा होता है, और दीगर ममालिक की इस वक्त मिसाल देते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में बहुत से अहम फैक्टर्स और अवामिल को शायद हुक्मरान इस वक्त नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। बेनकाब में आज अहम तरीन सवाल एमनेस्टी स्कीम के हवाले से उठाएंगे। कितना फायदा स्कीम का होगा या नहीं होगा, और इसके जरिए क्या वाकई में जो काला धन सफेद करने की कोशिश है ये कामयाब होगी, या फिर एक और रास्ता होगा जिसके जरिए ये करप्ट जो है उनको फायदा मिल सकेगा। पाकिस्तानी मईशत के इस रिपोर्ट में दो अहम नुकात आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम, जिसके अंदर पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट यानी पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिक्र किया गया है, और कहा गया है कि आपकी पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें यानी GDP ग्रोथ रेट तकरीबन 5.6% तक रह सकती है। हुकूमती अंदाजे या हुकूमती तखमीने तकरीबन 6% के हैं। ये पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स की तरफ कहा गया है कि नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स पाकिस्तान के -$0.7 बिलियन हैं, जो 2016 में तकरीबन $7 अरब से ज्यादा के थे। इसी तरह से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स और एक्सटर्नल सिचुएशन के ऊपर एडहॉक मेजर्स की बात की जा रही है जो हुकूमत की तरफ से लिए गए। रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा देना, इसी तरह से अपनी जो स्टेबलाइजेशन ऑफ आपकी करेंसी और फॉरेन रिजर्व्स एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम एक ही पोजीशन पे रखना, ये एडहॉक मेजर्स हैं क्या पाकिस्तान की मईशत पॉलिसी के अंदर शामिल, जिसकी वजह से कोई हतमी नताइज हमें आते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोग्राम में आज ज्वाइन करें मीर मोहम्मद अली खान साहब। मीर मोहम्मद अली खान साहब मारूफ माशी तज़निगार हैं, इकनॉट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर माशी तज़निगार डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब ऑन टेलीफोन कॉल कुछ देर में साथ होंगे हमारे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप सर नेशनल एक्शन प्लान की बात करते रहे और आपने ये भी लिखा है अपने आर्टिकल्स में कि इसको मईशत को हिस्सा बनाया जाए नेशनल एक्शन प्लान का, जो मेजर्स आपने बोले थे। सर ये जिधर हम आके खड़े हो गए हैं अब इस वक्त, ये कितना अलार्मिंग है, और आपको क्या लगता है कि हम किधर आके बिल्कुल एज पर आ गया पाकिस्तान, जिस तरह से IMF हमें वार्न कर रहा है इस लेटेस्ट रिपोर्ट में, या ये बिल्कुल हैरानकुन नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी रिपोर्ट आने वाली है? देखिए, IMF ने अपनी जो रिपोर्ट में पहला दावा तो ये किया है कि उस 3 साला प्रोग्राम जो था सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक, उसमें पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया था। ये बात गैर हकीकत पसंदाना है, गलत है। उस ज़माने में भी मईशत जो थी वो जवाल का शिकार रही, खुसूसन बरामदात के शोबे में तिजारती खसारा, करंट अकाउंट का खसारा। बेतहाशा कर्जे बैरूनी लिए गए मगर रिजर्व्स में उतना इजाफा नहीं हुआ। तो पहले तो ये दावा बिल्कुल गलत है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इस्लाहात हमने कराई थी वो रोक दी, रिवर्स कर दी या सुस्त कर दी, मगर ये नहीं बताया हुआ कौन सी इस्लाहात थी, क्योंकि हमारे नुक्ता नज़र से तो कोई स्ट्रक्चरल इस्लाहात की नहीं गई थी। जो बेहतरी थी वो अकाउंटिंग जगडरी थी, आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाल के की गई थी, या हेरा फेरी थी, या जो है तालीम का बजट कम करके की गई थी, या बिजली और गैस के नर्ख जो है बढ़ा के की गई थी। तो सही मानों में जो सूरत हाल मईशत की दी है वो तो हमें पहले भी पता था, आज़ाद शुमार है, मगर उसके बाद सियासी उनका किरदार शुरू हो जाता है। और वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द IMF के प्रोग्राम में जाए, ताकि जो अमेरिका की सियासी शराइत हैं और जो वो कड़ी शराइत जिससे मईशत को नुकसान पहुँचे और पाकिस्तानी कौम और हुकूमत में एतमाद का बुहरान हो, वो शराइत लाई जा सकें।
इस हुकूमत ने पूरी कोशिश की और कामयाबी भी हासिल कर ली थी कि वो अपने दौर में IMF के पास ना जाए। अब उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के लिए कैपिटल मार्केट में जाने का, बॉन्ड्स इशू करने का रास्ता मुश्किल बना दिया है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो दोस्त मुल्कों से भी डिपॉजिट ले सकता है, और अब भी मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है IMF के पास नहीं जाएगी। मगर जो खौफनाक बात है वो ये है कि जो ये साजिश हुई है, जो 2008 से अमेरिका साजिश कर रहा है, उस वक्त फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हमें कर्जा दिलाया 2008 में, उसकी जगह हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी। 2013 में अमेरिका की सिफारिश से हमने कर्जा लिया, उस कर्जे को वापस करने के नाम पर अब हम कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान को उस तरफ धकेल दिया है कि शायद हम जाएंगे। तो ये एक साजिश थी, सियासी चीज़ थी, और वो मजबूर करना चाहते हैं पाकिस्तान को कि दहशतगर्दी की जंग में मज़ीद और करों के नाम पर जो अमेरिका चाहता है, जो हमारी फौजी क़यादत और हमारी सिविल क़यादत तैयार नहीं थी, जो कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो हमारी कोनी मरोड़ रहे हैं। और हमारी नाकिस पॉलिसियों की वजह से वफाक की और चारों सूबों की ये अमेरिका का काम हम आसान कर रहे हैं। बिल्कुल, यही बात जो आपने की है मीर साहब, कि ये जो अगर उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है हमारी, तो आप नहीं समझते कि इसहाक डार साहब जो अब इस मुल्क में नहीं है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज वो कितनी इस वक्त कारामद साबित हुई उस हमें नुक्ते तक पहुंचाने के लिए जिसका इंतजार अमेरिका या हमारे दुश्मन या कोई भी कर रहा था कि वो एक्सप्लॉइट कर सके उस सिचुएशन को। और ये कितना अलार्मिंग है कि आज फॉरेन रिजर्व के बारे में IMF ये कह रहा है कि $0.7 बिलियन माइनस में है। और टेक्निकली मीर साहब, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स की तो कोई फिगर ही नहीं होती, वो कहते हैं अगर इस तरह देखा जाए तो हम तो -$20 बिलियन है अगर एक्सटर्नल डेट को शामिल कर लें और अपने रिजर्व से माइनस करें। तो ये NIR की जो फिगर है, जो IMF ने कोट की $0.7 बिलियन माइनस, ये टेक्निकली कितनी आपको लगता है कि फीजिबल है और क्या इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है पाकिस्तान के लिए? मैं आपके पहले सवाल का जवाब ये दूं कि आपने कहा कि इसहाक डार का कितना हाथ है। आप ही के चैनल पे और कई डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के मैंने 1 साल पहले ये रोना शुरू किया था, रोना कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक डिजास्टर। तो दुनिया ये समझ रही थी कि शायद आई हैव समथिंग अगेंस्ट इसहाक डार, नथिंग। देखिए ना, ये जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं वो अगर मंडे को बनाए तो ट्यूसडे को इफेक्ट नहीं होता उसका। अगर आप 2014 में बनाए तो 2015 और 16 में होगा, 15 में बनाए तो 17 में होगा। आपकी आंखों के सामने है। ये कह कह के नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खुश हो रही थी कि हम बेहतरी की तरफ जा चुके हैं, कर्जों से सारा हमारा छुटकारा हो गया है। अगर हम $100 बिलियन डॉलर बेस कर्जों में एक्सटर्नल अगर क्रॉस कर लेते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ फाइनेंशियल डिजास्टर इन द मेकिंग। दूसरी चीज, IMF का तो काम ही है हमें डराना, वो डराती रहेगी। शायद मैंने जो कहा 100%, 2000% मैं इनसे एग्री करता हूं। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग। वो आपको ये रिपोर्ट्स निकाल के आपके परसेप्शन, जो आपका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी परसेप्शन होता है दुनिया में किसी मुल्क का, उसको डैमेज किया जाता है। लेकिन ये आपने $100 बिलियन की जो बात की एक्सटर्नल डेट के, तो हमारे हुक्मरान है वो कह रहे हैं कि ये अलार्मिंग नहीं है। असल में डेट टू GDP रेशो होता है, वो हमारा कम है दूसरी दुनिया के मुकाबले में। दूसरी दुनिया के पास रिजर्व ज्यादा है, दूसरी दुनिया के $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं। दूसरी दुनिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज एडहॉक नहीं बनाई जाती। दूसरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स पे रीबेट इतना नहीं दिया जा रहा है। दूसरी दुनिया की करेंसी हर 8 साल 6 साल में एवरेज 2% 3% ऊपर नीचे होती है। दूसरी दुनिया में इंपोर्ट्स कम होती हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा होती हैं। दूसरी दुनिया में हजारों चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि डेट टू GDP रेशो जो हमारा है वो इतना परेशान अगर नहीं ये है। नहीं है कि जापान का 220% डेट टू GDP रेशो और हमारा 60% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल है और जापान, ये जो हमें सिखाया जा रहा है ना गवर्नमेंट की तरफ से, 500 गज के घर। हाँ। आप ये कह रहे कि उनका भी 500 गज का घर है, मेरा भी 500 गज का घर है। मेरे घर की पिलर्स टूटे हुए हैं, अंदर से कोई फर्नीचर नहीं है, रहने के काबिल नहीं है। खुदा न करे मैं पाकिस्तान से मुशाहिबत नहीं दे रहा इसको, मैं उनकी बात का कह रहा हूं। मैं खाकम बदहन के पाकिस्तान में ऐसा कभी हो, मगर ये एक आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बातें कही जाती है। इसलिए कि एक आम आदमी को से वोट अगर आपने लेना है तो आप उसको ब्रिज बनाकर दिखाइए, वो खुश है। उसको ये नहीं पता ब्रिज का पैसा कहां से आ रहा है, आप रोड बनाकर बताइए। आप स्कूल्स नहीं बनाइए, अस्पताल नहीं बनाइए, दूसरी चीजें नहीं बनाइए। तो ये 500 गज के घरों को कंपेयर करके कह रहे हैं कि जो उनका भी घर 500 गज का है,
हमारा भी घर 500 गज का है, उन्होंने भी 5 करोड़ का कर्जा लिया, हमने भी 5 करोड़। भाई मेरी इनकम 70,000 रुपए, उनकी 70 लाख रुपए है। सो ये इट इज वेरी तो ये NIR जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं, ये आपकी जो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से माइनस करके इन्होंने निकाला, माइनस में है हम माइनस में आ गए, एब्सोल्युटली माइनस में। और इंपोर्ट कवर 2-2.5 महीने का गालिबन, इज इट इनफ? ये आपने जिस तरह घर की एक बात की है, ये तो बिल्कुल कितना खतरनाक है। हम तो हमेशा 2-2.5 महीने पे रहे हैं, मेरे ख्याल में 2000 में या 99 में हम चंद दिनों पे रह गए थे। मगर देखिए असल चीज, अच्छा मीर साहब, इस बात को एक ब्रेक के बाद जोड़ते हैं आगे, और आप देख रहे हैं कि मईशत के हवाले से अहम खदों जो शुमारी है इस वक्त सामने आया IMF की रिपोर्ट में, उस पर हुकूमत क्या कहती है और असल में न्यूट्रल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक कुछ अहम और अहम फैक्टर्स करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं IMF की पोस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट, पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और उसमें आने वाले जो इस वक्त इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं, प्रोजेक्शन सामने आई हैं पाकिस्तानी मईशत को लेकर, उन्होंने अहम और गहरे संगीन सवालात उठा दिए हैं पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व सिचुएशन के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, GDP ग्रोथ रेट की जहां 5.6% की प्रोजेक्शन है, डेट के ऊपर $103 बिलियन जून 2019 तक पहुंचने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। अभी मीर उमद अली खान साहब जो साथ हैं, उन्होंने कहा जी कि ये फाइनेंशियल डिजास्टर जो है वो उनको लगता है कि इतनी ऐसी पिक्चर आगे सामने नजर आती है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने भी कहा है जी कुछ माह बाद IMF जाना पड़े, और उसने ये टैक्टिक्स लगाई जा रही हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब सीनियर माशी तज़-ए-निगार भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, जो IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपके लिए कोई सरप्राइज या शॉक था, या वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? पहली बात। और दूसरी बात सर, ये निकलने का जरिया क्या है? एडहॉक मेजर्स हमने बहुत देख लिया इस गवर्नमेंट के। आपको लगता है कि ये सीरियसली चाहते भी हैं, निकलना विल है, या ये खुद ब खुद हमें इस दलदल में डाले जा रहे हैं कर्जों के? डॉक्टर साहब देखिए, हम में से कुछ लोग जो हैं वो पिछले साल भर से 1.5 साल से जो हमारी एक्सपोर्ट्स जितनी तेजी से गिर रही हैं और जितनी तेजी से इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और जिसके नतीजे में जो तजारती खसारा सामने आ रहा है, जो पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में पहले कभी इतना बड़ा खसारा सामने नहीं आया था, हम वो खतरे की घंटियां बजाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले साल भर से, लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं था। अब क्योंकि IMF ने वही बातें कह दी हैं जो हम साल भर से कह रहे हैं, तो अब सारी जगह उनकी सुनवाई हो रही है। IMF कह ये रहा है कि आपके पास मनफी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर जो वो मनफी चले गए हैं 700 से कुछ जायद मिलियन डॉलर। तो ये वाकई बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि हम अब डॉलर तो छाप नहीं सकते। हमारी जो बजटरी खसारा है वो भी पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में कभी भी 2 खरब रुपए से ऊपर नहीं गया था, जो इस साल से 2 खरब रुपए से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन वहां पे हमें शायद हौसला ये रहता है कि हुकूमत नोट छाप लेगी, उससे कीमतें तो बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन रेट तो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन शायद कुछ देर तक संभाला हो जाएगा। जो तजारती खसारे वाला मामला है, वहां पे डॉलर तो साहब छाप नहीं सकते, दोबारा से कहा जाता है कि IMF के पास दोबारा से जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पे मुझे जो खौफ नजर आता है वो ये है कि अगर आप याद करें 2013 में हमें जो पैकेज दिया था IMF ने, वो कोई 6.4 बिलियन डॉलर का था जी। और उस पर हमने मिठाइयां बांटी थी और हमने कहा था कि अगले 3 साल बड़े इससे गुजर जाए। इस दफा जो करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है वो कोई 15 या 16 अरब डॉलर का आ रहा है, और अगर हम IMF के पास जाएंगे तो शायद वो इतने सारे पैसे हमें ना दे पाए। आज खबर ये चली है कि हम जो हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं जिन ममालिक से, उनसे शायद भीख मांगने के लिए जा रहे हैं कि वो हमें 1.5 से 2 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व में रख दें। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, ये बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश हो रही है। जो बीमारी है उसका इलाज नहीं किया जा रहा, उसका इलाज जो है वो है आपके एक्सपोर्ट बढ़ाने में। हमारी सारी तवज्जो लगी है कि किस तरह से इंपोर्ट्स को कम किया जाए। मैं समझता हूं कि उसमें हम फेल हो जाएंगे, और उसकी वजह यह है कि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट करते हैं, दालें इंपोर्ट करते हैं, कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ये हम इनमें इंपोर्ट्स कम नहीं कर पाएंगे। हमारा वे आउट जो आपने पूछा वो यही है
कि हम एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ाएं, वो अपनी बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जिस खबर की बात करें डॉक्टर फरूख सलीम साहब, अगर 2 अरब डॉलर हम किसी से ले भी लेते हैं इस वक्त, बड़ा अहम सवाल ये है कि हमें कितने चाहिए होंगे पैसे बाहर से, 15-16 बिलियन डॉलर जिस तरह डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने कहा। आपकी असेसमेंट डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, हमें कितने अरसे में कितने अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व में दरकार होंगे अपने इंपोर्ट कवर को गैप करने के लिए, अपने तमाम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मीट करने के लिए? हाउ मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और किस तरह से हम ये कलेक्ट करेंगे डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब? देखिए, पहले जब आप इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं तो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इस हुकूमत के दौर में 2017 तक हमारी जो बरामदात थी वो 3.1 अरब डॉलर गिर गई, और हमारे जो रेमिटेंसेस थी वो 5.1 अरब डॉलर बढ़ गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि बरामदात तो इसलिए गिरी, उसमें IMF का भी बड़ा दखल था, और 19 अगस्त 2013 को जो हुकूमत पाकिस्तान ने लेटर लिखा था IMF को, उसमें ये कहा था कि चारों सूबे हमारे साथ इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पेट्रोल की और गैस, बिजली की और गैस के नर्ख बढ़ाए जाएं। तो हमने पैदावारी लागत बढ़ाकर एक साजिश के तहत पाकिस्तान की बरामदात गिराई। जब फॉरेन का जो है वो डॉलर हमें चाहिए थे तो उसके लिए वही पुराना तरीका अपनाया गया कि जी चोरी के पैसे को बाहर जाने दें हुंडी के जरिए और रेमिटेंस करके लिए मंगा लें, तो उससे 2-2.5 हज़ार अरब रुपए का नुकसान हमें जो है वो होता रहा रेमिटेंसेस मंगाने में। लेकिन रेमिटेंसेस से कोई आपकी जो है वो रोजगार के मौके तो बेहतर नहीं आते। सही बात। तो बुनियादी तौर पर अभी जैसे डॉक्टर फरूख सलीम ने बताया कि 16 अरब डॉलर का आपका तिजारती खसारा इस साल मुतवक्के है। अक्टूबर 16 से अगर आप आज तक देखें तो 6.8 अरब डॉलर हमारे रिजर्व्स गिर गए स्टेट बैंक के। तो ये हुकूमत जो कोशिश कर रही है उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान की मईशत को इस तरह इस्तेमाल करें कि आइंदा हमें IMF के चुंगल में जाना ना पड़े। इनकी कोशिश ये है कि हर कीमत पर शरह सूद ज़्यादा देके किसी तरह से प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर दें, ताकि ये जो कर्जा ले वो अगली हुकूमत ले हमारे ऊपर ना आए, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है वो अभी डाल रहे हैं। तो ये जो आग से खेलने की बात हो रही है, अगर इसको आप इस तनाजुर में देखें कि IMF की जिस रिपोर्ट की हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक साजिश साफ नजर आ रही है। एक तो ये कि उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी इसमें जिक्र कर दिया है, और साथ में ये भी कह दिया कि जी CPEC की वजह से आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो जरा सा उसको स्लो कर दें। तो देखिए ना, ये एक पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन जो चीज़ हमें खुद समझनी है कि अब जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फैसला किया है वो ये किया है कि अगर आप जून तक उनकी तवक्कुआत से कई गुना ज्यादा इस्लाहात भी ले आए, अपने आप को कुर्बान भी कर दें, मगर वो जून में आपको ग्रे लिस्ट में जरूर डालेंगे। लेकिन उनका जो 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, अगर आप वो पढ़ें तो हमारी आज की बहुत सी पॉलिसियां, पाकिस्तान के बहुत से कवानीन उसकी जद में आते हैं। आप जिस टैक्स एमनेस्टी की बात कर रहे हैं वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। लेकिन वो उस पर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कर्जों की जो बात हो रही है, मोहम्मद अली खान साहब, हमने ये जो पैसा रेस करने के लिए बोरोइंग करी सुकूक बॉन्ड्स, और वो तो अपने आप में एक स्कैंडल है। 8.5%, 8.25% हमने कर्जे किसको दिए, वो मतलब किससे लिए सुकूक बॉन्ड, किसको बेचे? वो फेरिस भी जब फाइनेंस मिनिस्टर से पिछले सवाल पूछा था किसी साफी ने, तो वो बड़े गुस्से में आ गए थे शदीद कि आप पूछ क्यों रहे ये सवाल मुझसे कि ये किसने खरीदे थे बॉन्ड। देखिए, और हम पैसा वापस मंगा रहे हैं वो एमनेस्टी के जरिए। क्या हो रहा है आखिर? अगर मैं एक करप्ट फाइनेंस मिनिस्टर हूं और मेरे दोस्तों के पैसे और मेरे खुद के पैसे बाहर पड़े हुए हैं और डॉलर में हैं, तो मुझे 1.5% 2% से ज्यादा दुनिया का कोई बैंक देगा ही नहीं। अगर मैं उसी को सॉवरेन डेट में पाकिस्तान जैसे मुल्क में 8% पे इन्वेस्ट कर दूं तो मेरी तो ईद हो गई है। सब में पहले ये बताया जाए हमें, और उस वक्त भी हमने ये सवाल किया था, गालिबन आप ही के प्रोग्राम पे भी मैंने किया था, कि आप एक नो योर इन्वेस्टर के जरिए आप मुझे हमें ये बताइए, आपने पैसा तो रेस कर लिया है, आपने किस किस को दिया है? अगर किसी कंपनी को दिया है तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, उसके मेन बेनिफिशियरीज कौन है? देखिए, ये पैसा तो आता रहेगा, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है। दूसरी जो बैंक से बोरोइंग की है इसहाक डार ने 2.5 बिलियन डॉलर्स, उसकी अभी तक हमें ये एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट्स नहीं पता है। हम बार बार पोस्टपोन करते हैं, जैसे फरूख भाई ने कहा कि हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अब एक नया और सिम्टम क्रिएट किया जाएगा,
आप लिख लीजिए कि जी ये जो हुकूमती इदारे हैं इनमें इतना खसारा हो रहा है कि इसकी वजह से मुल्की मईशत के ऊपर। इस पर तो मैं आऊंगा मीर साहब, क्योंकि वो जो साउंड बाइट भी सुनाएंगे ना कि कहा क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके बाद, लेकिन ये आपकी नजदीक भी ये साजिश ही है सारी जो साजिश पूरी दुनिया में होती है। ये मत समझिए कि पाकिस्तान को एक निशाना बनाया जा रहा है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर देयर फॉर इकोनॉमिक हिटमैन एक्टिविटीज, एक फाइनेंशियल एस्पियोनाज एक्टिविटीज। एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ करता है, दूसरा मुल्क तीसरे के खिलाफ करता है। ये इदारे तो आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो रहा है? सब में पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि बड़े इकोनॉमिक पावर्स जो बने हैं वो फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी मैनिपुलेशन, आर्म ट्विस्टिंग के जरिए बने हैं, और वो दूसरों को एक हद तक रखने के लिए फाइनेंशियल बर्डन्स डालते हैं कि उनको ये आखिरी वक्त पे डराया जाए कि इस पे लेते हैं, इस पॉइंट पे आई एम सो सॉरी कट कर रहा हूं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आके तो बेहतरीन सवाल है वो अब, क्योंकि हमारी पॉलिसीज एक्सटर्नल साइड पर क्या है ये सब तो है सामने। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जिस तरह बोझ तस्वुर किया जा रहा है, मजाक उड़ाए जा रहे हैं कि एक ले लो तो दूसरी दे दो, तो दूसरी खरीद लो तो एक कर दो। आखिर ये कर क्या रहे हैं हमारे इस पर जो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अहम तरीन रिपोर्ट IMF की और उसकी रोशनी में उठते हुए सवालात पाकिस्तान के कर्जों के हवाले से, डोमेस्टिक सिचुएशन के हवाले से, पाकिस्तान की टैक्स सिचुएशन के हवाले से अहम तरीन सवालात हैं ये जो हम उठा रहे हैं प्रोग्राम में। और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के जो लोग बागडोर संभाले हुए हैं उनकी पॉलिसीज से है, उनकी हिकमत अमली से है। और एक हिकमत अमली ये है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, जो फाइनेंस मिनिस्टर की थी, जो कुछ दिन कबल ये कहते हुए फरमाए गए थे कि ये एक ले लो, एक दे दो, एक स्टील मिल खरीद लो, PIA बेच दो, $1 में ये कर दो, वो कर दो, बाय वन गेट वन फ्री की पॉलिसी दे रहे थे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से उनका क्या कहना है इन डिटेल, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जहाँ पे इकोनॉमी मेरे ख्याल से मईशत जो अच्छी है और उसमें दो मसाइल हैं, मैं उसकी बात करूंगा। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे हुकूमत के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, और हुकूमत के फाइनेंसेस ना अच्छे होने में बहुत सारे वजूहात हैं। बेसिकली देखें, या तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना नहीं है जितना होना चाहिए, या हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। IMF ने जो बात कही है कि रिजर्व्स की कंडीशंस पे वो हम एक्सेप्ट करते हैं, उनकी एक अलग किस्म मेथोडोलॉजी होती है काउंट करने की। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसका एक हाल बहुत फरसूदा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया इन कंपनीज का, और इनका बोझ बहुत बड़ा हो गया है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। इनका बोझ जो 40-40, 30-30 अरब रुपए नुकसान करती हैं, और जो सब मिलाकर 200-400 अरब रुपए नुकसान कर लेती हैं, इनका इतना बोझ हो गया है कि इसकी वजह से हुकूमत जो है, मतलब आप लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, वो अस्पताल नहीं बना पा रहे, स्कूलें नहीं बना पा रहे, सड़कें नहीं बना पा रहे। तो हमको अगर इन चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दें तो हुकूमत के फाइनेंसेस भी अच्छे हो जाएंगे। फसाद की जड़ है वो पाकिस्तान स्टील मिल और PIA है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी अगर ज़बानी आप समझें। मीर साहब, आप काफ़ी इस वक्त पशेमान, डिप्रेस नज़र आ रहे हैं स्टेटमेंट के ऊपर, तो व्हाट इज़ योर इनिशियल रिएक्शन ऑन दिस? इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मैंने ज़िंदगी में सुना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं स्कूल बनाने के, इसलिए कि सिर्फ 2 या 3 स्टेट ओन एंटरप्राइजेस PIA स्टील मिल्स खसारे में है। PIA स्टील मिल का खसारा मिला भी लेंगे आप तो 15 अरब, 20 अरब, 40 अरब, 50 अरब रुपए इतना होता है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। जाने से पहले PIA के जो होटल है सब में बड़ा, रोजवेल्ट, उसको भी अपने किसी दोस्त को बेच दिया जाए, और वो इसलिए कि ये टेंडर की रिक्वायरमेंट तो है वो अभी कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो अभी तक माशी तबाही आई है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और स्टील मिल्स है। मतलब ये हमको क्या समझते हैं? ये आई डोंट इवन नीड टू बी अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड। हमारी $300 बिलियन की GDP के अंदर आप एक कंपनी की बात कर रहे हैं जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $600 मिलियन भी नहीं होती। आप क्या PSO की बात कर रहे हैं? आप क्या पाकिस्तान रेलवे की बात कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप ही क्यों लोग इनको चला रहे हैं? ये इतनी खूबसूरती से जब मिफ्ता आए थे तो आई हैड अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम हिम, मगर एक जिंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, ये जिंदगी तो नेक इरादों में कट गई। लिटरली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर के जो आते हैं वो रेवेन्यूज कम हैं,
अगर रेवेन्यूज कम है तो इसहाक डार 1 साल पहले उसी जगह जहां मिफ्ताह इस्माइल बैठे हैं बैठकर क्यों कह रहे थे कि हम तकरीबन जन्नत के गेट पे पहुंच गए हैं फाइनेंशियली, तकरीबन, कि कोई फरिश्ते आके हमें गेट खोल के अंदर लेकर जाएंगे? या वो झूठ बोल रहे थे या ये सच बोल रहे हैं? अभी दोनों एक ही हुकूमत का हिस्सा है। तो यू हैव टू ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर लाइंग फॉर द पास्ट 3-4 years के वी आर फाइनेंशियली ओके। अब ये इतनी छोटी सी एक बहाना बनाकर ला रहे हैं कि आई डोंट एक्सपेक्ट। आपके नजदीक ये होटल बेचने के लिए है? मेरे नजदीक ये सिंपली 1.4-1.5 बिलियन डॉलर्स का तो सिर्फ रोजवेल्ट होटल है, जिसको आप 15 साल तक अगर रखेंगे ना तो वो तकरीबन 15-20 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। वो $2,50,000 पर रूम के हिसाब से चंद साल पहले पर रूम के हिसाब से होटल बिकते हैं, वो अब $1.3 मिलियन पर रूम के हिसाब से हो गया है। अगर आप पाकिस्तान रेलवे भी तो एक स्टेट ओन इदारा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? पीएसओ की बात क्यों नहीं करते? दूसरे इदारों की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास कोई हिडन एसेट नहीं है। 2 हिडन एसेट है, एक पेरिस का होटल और उससे कहीं गुना ज्यादा जो बड़ा है वो रोजवेल्ट होटल के ऊपर है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की फाइनेंशियल मिजरी से जो हम गुजर के यहां तक पहुंचे हैं, एफएटीएफ के दहाने पे जो हम बैठे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे पास कोई तदारुक नहीं है, सिम्टम्स को हम ट्रीट कर रहे हैं, वो सिर्फ पीआईए और ये जो हम कह रहे हैं ना जब से कि साजिश हो रही है हमारे खिलाफ और आईएमएफ कर रहा है, आई एग्री विद दिस, बट लेकिन ये जो दोस्त नवाज क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो हमारी हुकूमत है माशाल्लाह, जो 8% के ऊपर सुकूक और बॉन्ड्स इशू कर देती है, यूरो बॉन्ड्स, और फिर ये जिस तरह से इदारों को $1-1 $2-2 के अंदर कह रहे हैं ले लो बेच दो। मैं मजाक कर रहा था, वो इदारा जो हमारी प्राइड था वो मजाक बन चुका है उनकी नजर में, और अब ये जो बातें सुन रहे हैं तो ये डॉक्टर साहब ये आपको लगता नहीं कि ये हमारी दोस्त नवाज हुकूमत, दोस्त नवाज पता नहीं सही लफ्ज है, ये उनके सारे उन सबके ये काम है, ये जो हम भुगत रहे हैं आईएमएफ वगैरह, तो बात की बात है। डॉक्टर साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहले तो इस हुकूमत को ये इख्तियार है ही नहीं कि वो पीआईए को बेच सके। उसकी वजह यह कि ये वोट की अजमत की बात करते हैं, तो इनके इंतखाबी मंशूर जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्ट हुए थे उनके मुताबिक, उसमें तो ये लिखा है कि पीआईए की निजकारी नहीं की जाएगी, पीआईए को मुनाफे बख्श बनाया जाएगा और पीआईए को खत्ते का मुमताज़ इदारा बनाया जाएगा। जिस कमेटी ने ये मंशूर तैयार किया था उसमें इस मुस्लिम लीग नून की आम तरीन शख्सियात यानी मौजूदा सदर मुमलकत से लेके वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा और तमाम गवर्नर थे, ये सब शामिल थे, ठीक है ना, सरताज अजीज़ साहब भी शामिल थे जो प्लानिंग कमीशन है। तो उन सब ने तो सोच समझ के ये तय किया था। दूसरा ये था कि स्टील मिल के मुतालिक भी था कि हम इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। अब जबकि इनका मुद्दत ख़त्म होने में चंद हफ्ते रह गए हैं तो इनको याद आता है कि जी उसकी तो रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी और उसको तो ये करना था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप नुकसानात की बात करते हैं तो पाकिस्तान में टैक्स की चोरी, पाकिस्तान में टैक्सों को बेजा मरात और करप्शन से 8,000 अरब रुपया साल का नुकसान हो रहा है, यानी 22 अरब रुपये रोज़। उसका क्या किया? IFBR के चेयरमैन ने कहा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) की वजह से कौमी ख़जाने को 2,500 अरब रुपये साल का नुकसान हो रहा है, तो ये क्यों नहीं आपने ख़त्म कर दिया? और अगर आप ये देखें, इस हुकूमत ने दिसंबर 16 में एक सो कॉल्ड एमनेस्टी लाई थी प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के लिए, यानी अगर पाकिस्तान से बाहर आपने 20 साल पहले प्रॉपर्टी ख़रीदी थी तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप पाकिस्तान में चोरी के पैसे को, रिश्वत के पैसे को, भत्ते के पैसे से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उससे 250 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, मज़ीद हो रहा है। तो क्या वाकई ये संजीदा हैं? क्या वाकई कि ये मईशत को बेहतर बनाया जाए, या कोई और एक एजेंडा है, ज़ाती मफाद है, या इस्तेमाली ताकतों को खुश करना है, या जो ताकतवर तबके इंतखाबात में एक अहम किरदार अदा करते हैं उनकी खुशनुदी हासिल करना? और वो ताकतवर तबके हर जमात के साथ मुंसलिक है ना, वो किसी स्पेसिफिक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बाद में जो हुक्मरान होती है उसके साथ आ जाते हैं, वो फिर एंड में तो वो अपने फायदा देख के तो ये जो चीज़ है इसको, बल्कि मैं एक, अगर मुझे जुमला याद आ रहा है, इनके मंशूर में लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल इस्लाहात करने की ज़रूरत है, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स, मईशत को दस्तावेजी बनाना, काले धन को सफ़ेद होने से रोकना, इसकी ताकतवर तलके मुखालफत करेंगे, कार्टेल बनाएंगे और हम उसको तोड़ के दिखाएंगे। उन्होंने तोड़ने के बजाय उनके साथ चिमट गए और खुद भी बेनिफिशरी बन गए।
तो जब ये चीज़ आ जाए तो फिर मईशत तो पाकिस्तान की बेहतर हो ही नहीं सकती जब तक वो बुनियादी इस्लाहात जिनका वायदा मुख्तलिफ हुकूमतें और IMF की ये कंडीशन जो है 93 से रही है कि ये स्ट्रक्चरल इस्लाहात करें, जिनकी आज वो बात कर रहा है वो 93 में भी कर रहा था और हमारी हुकूमतें उससे पहले से कर रही थी। तो कोई हुकूमत तैयार नहीं है उसके लिए। तो मुझे तो जो परेशानी है वो ये है कि आज जो मईशत तबाह हुई उसमें सूबों का भी उतना ही किरदार है, क्योंकि तालीम भी उनके पास है, सेहत भी उनके पास है। और DC रेट्स वगैरह उनको DC रेट के अलावा एक बहुत आम बात की आपने DC रेट। एक और बात बता दूं कि जो NFC अवार्ड से पहले जो रकूम सूबों को वफाक से मिल रही थी, इस साल 600 अरब रुपए ज्यादा मिल गए। उन्होंने क्या किया? तो इसका मतलब यह है कि वफाक और सूबों की पॉलिसियां मईशत को तबाह करने में यकसा है। तो 2018 के बाद हम किस तवक्कुआत पे का बात कर रहे हैं, जरा कौम को ये भी सोचने की जरूरत है। हमारे नेशनल एक्शन प्लान पे जो लोग करता धरते हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि जो साजिश हम गलतियां कर रहे हैं, हम अपनी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका IMF को यूज कर रहा है, अमेरिका जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को यूज कर रहा है, तो हमने उसको से निकलने के लिए कुछ कर रहे हैं या एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और मीर मोहम्मद अली खान साहब आपने ज्वाइन किया, और डॉक्टर शकील साहब और डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी साथ रहे। अहम तरीन सवालात हैं जहां हमारे नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स माइनस में चले गए, मनफी हो गए $0.7 बिलियन, $7 अरब से 2016 में